Good morning student and most welcome to another lecture of electricity। बच्चों अभी तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करंट तक के कॉन्सेप्ट को देखा है और करंट तक पे बेस्ड जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल हो सकते थे हमने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में आपको ये असाइनमेंट मिला होगा, याद करो उन्हीं को मिला होगा जिन लोगों ने अपनी डिटेल भेजी है। तो ये जो असाइनमेंट है इसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने डाउट भेजा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बच्चों से नहीं बना, 10 नहीं बना, 11 नहीं बना, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़ा डाउट था। तो आज की जो क्लास है बच्चों वो है उन डाउट को करना और उसके साथ साथ नए कॉन्सेप्ट को पढ़ना। तो पहले हम लोग बिना देर किए नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और वो नया कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। ये पहली बात हो गई। और दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका आमीटर और वोल्टेमीटर आता है। और उसके बाद हम वो 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे ताकि आपका डाउट दूर हो जाए और फिर हम लोग अगले लेक्चर में ओम्स लॉ से अपना लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंस है बाकी सबकी तरह। मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। अभी भी जिसने डिटेल नहीं भेजा है और असाइनमेंट चाहते हो तो अपने डिटेल को फटाफट मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो ताकि मैं आपको असाइनमेंट दे पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज से क्लास। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट। एकदम ध्यान से समझना, हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या? तो कहा गया, इसको डिफाइन किया गया, द closed and continuous path in which the current flow is called electric सर्किट। एकदम आराम से समझो, किसको कहा गया इलेक्ट्रिक सर्किट? क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ, एक ऐसा क्लोज्ड और कंटिन्यूअस रास्ता जिसमें आपका करंट फ्लो करता हो, हम उस रास्ते को, उस क्लोज्ड और कंटिन्यूअस रास्ते को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करो डायग्राम के हिसाब से। मान लो कि हमने एक बल्ब ले रखा है, समझना मेरे पास एक बल्ब है मान लो, है ना, इस तरीके से बल्ब है और हमें ये बल्ब ऑन करना है। तो हम क्या करेंगे बताओ? एक वायर लेके आएंगे और इस वायर से बल्ब को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद बल्ब को कनेक्ट करने के बाद एक स्विच लगाएंगे। मान लो मेरा ये जो है ये स्विच का काम कर रहा है, ये टिकटॉक वाला स्विच है, टक टुक करके ऑन ऑफ होता है, टक टुक करके, है ना। और उसके बाद स्विच के बाद हम इसके अंदर मान लो एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, है ना। एक बैटरी इसमें लगा देते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और फिर वायर आया और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक, जैसे ही आप इसको दबाओगे ये ऑन पोजीशन पे आएगा, ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो कर जाएगा। क्यों ग्लो कर गया? क्योंकि इसको ऑन करते पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस बल्ब तक पहुंचा और उसका इफेक्ट आपको बल्ब के ग्लोइंग के फॉर्म में दिख गया। उसके बाद जैसे ही इसको ऑफ कर दोगे मेरे बच्चों, जैसे इसको ऑफ करोगे करंट फ्लो होना बंद होगा और आपका जो बल्ब ग्लो कर रहा था अब वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा और करंट बच जाएगा। तो इस बल्ब को ग्लो करने के लिए, ये बल्ब ग्लो करे, आपका ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, आपका ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करे, इसके लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी। और जो आपने एनर्जी दिया वो कहां से दिया? बैटरी से दिया। आपको पता है कि बैटरी एक अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको दिए तो ये एक रास्ता, ये करंट ने एक रास्ता एक्वायर किया
और ये जो रास्ता है वो कैसा रास्ता है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये रास्ता क्लोज्ड होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे तोड़ दूं, मैं यहाँ पे खोल दूं, तो मेरा करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ से आएगा यहाँ के रुक जाएगा, जब तक पाथ कंप्लीट नहीं होगा ये बल्ब जलेगा नहीं। तो क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लोज्ड एंड कैसा पाथ होना चाहिए मेरे बच्चों, तो कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए। तो ये जो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ देख रहे हो, इस चीज को हम लोग अपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट के नाम से जानते हैं। सिंपल सा स्टेटमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट सर? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। वो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस रास्ता है जिसमें करंट फ्लो करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये पहली पॉइंट। अब इसमें बच्चों दूसरा पॉइंट आप ये दिमाग में रख सकते हो कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट consist more than 2 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में बच्चों एक से ज्यादा या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर देखो, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तुम्हारा बल्ब है और दूसरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तुम्हारा स्विच है, ठीक है। तीसरा तुम तार को भी बोल सकते हो, तार भी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल, वायर भी तुम्हारा क्या है, वायर जो अगर आप देख रहे हैं ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकते हैं, ठीक। अब वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं, रेसिस्टेंस हो सकते हैं, रियोस्टेट हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो उनके बारे में देखना है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में तो हम लोग समझ गए। अब जब हम बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाने लग गए, जैसे मान लो कि मुझे एक बिल्डिंग की वायरिंग करनी थी कि हाँ ऐसे 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 वायरिंग करना है, तो अब उस वायरिंग को मुझे अगर किसी को समझाना होता तो मैं वायरिंग तार से थोड़ी समझाता, उसके लिए कुछ सिंबल्स बनाते। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करने का, समझना मेरी बात को, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका निकाले और उस तरीके को कहा गया सर्किट डायग्राम। बच्चों ये देखो, सब चीज का डेफिनेशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। डेफिनेशन बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, मेन है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। बुक में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। मैं इसका जब देखो, जैसे मैंने असाइनमेंट दिया था सेम वैसे ही आपको डेफिनेशंस लिखा हुआ सब मिल जाएगा, आप उसका चिंता मत करो, आप बस समझो, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट समझ लिया। अब मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को शॉर्ट तरीके से और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बनाया गया। उस तरीके को कहा गया सर्किट डायग्राम। क्या कहा गया? सर्किट डायग्राम। अब इस डायग्राम में हम एक्चुअल बल्ब नहीं बनाते थे, हम एक्चुअल बैटरी नहीं बनाते थे, हम एक्चुअल स्विच नहीं बनाते थे, बिकॉज सबकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है। जैसे मेरा ही देख लो भैया, पता नहीं कौन जमाने का स्विच है, कौन सा टिकटॉक वाला स्विच है हमको नहीं पता, लेकिन हाँ स्विच तो है, ठीक। तो सबकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है कि वो फटाफट फटाफट आपका जाके वो बल्ब बना देंगे, बैटरी बना देंगे, पंखा बनाओ, पंखा कैसे बनाओगे यहाँ पे, एसी बनाना हो तो एसी बनाओगे बैठ के, यहाँ पे नहीं ना बनाओगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि चीजें थोड़ी आसान हो सके और इंफॉर्मेटिव हो सके, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एक सिंबल से डिनोट करने लग गए। बल्ब का एक अलग सिंबल बना दिए, स्विच का एक अलग सिंबल बना दिए और उनको कहा गया इलेक्ट्रिकल सर्किट के इक्विपमेंट्स का सिंबल। और इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हमने एक डायग्राम बनाया। वो डायग्राम इस कनेक्शन को दिखाता था कि आखिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किस तरीके से हुआ है, पंखा किससे कनेक्टेड है, बल्ब किससे कनेक्टेड है, उन सब चीजों को वो डायग्राम दिखाता था। और उसी डायग्राम को हम लोग क्या कहते थे? सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो पहले जरा आप इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉन्सेप्ट को उतारिए, फिर हम तुमको चीजें थोड़ा और बृहद रूप से अच्छे से समझाते हैं। उतार लीजिए, चलिए पहले इसको उतार लीजिए बच्चों, फटाक से इसको उतारिए।
देखिए जो बोर्ड पे है उसको तो पक्का उतारो, समझ रहे हो बात को, और बाकी जो डेफिनेशंस होंगे या जो मुझे लगेगा कि ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लिखवानी चाहिए तो वो आपको या तो मैं लिखवा दूंगा और नहीं तो आपके असाइनमेंट में वो रहेंगे, आप उसका चिंता मत करो, आपका नोट्स तैयार रहेगा। बशर्ते मैं ये चाहता हूँ कि आप सेल्फ नोट्स बनाओ, मेरे चीज़ों को लेके अपने हिसाब से लिखो ताकि बढ़िया हो, ठीक है। तो देखो हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों, हम बात कर रहे थे सर्किट डायग्राम का। हमने क्या बोला था भाई बताओ, हमने क्या बोला था सर्किट डायग्राम के बारे में कि सर इलेक्ट्रिकल सर्किट को आसानी से समझने के लिए उसको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का यूज करके एक सिस्टम बनाया गया और उस तरीके को हमने कहा सर्किट डायग्राम। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सर्किट डायग्राम है और इसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो मैं कुछ समझाता हूं, जैसे अगर कहीं पे भी आपको बल्ब को दिखाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट में बल्ब को दिखाना है, तो आप उस बल्ब को कैसे दिखाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक, इसमें ऐसे लाएंगे और ऐसे बना के ऐसे निकाल देंगे। ये बल्ब का सिंबल हो गया। किस चीज का सिंबल हो गया बताइए, बल्ब का। आपको ये याद होना चाहिए कि ये क्या चीज का सिंबल है, बल्ब का सिंबल है। अब अगर आपको बल्ब के साथ साथ स्विच का सिंबल दिखाना है ना, स्विच का सिंबल दिखाना है, तो स्विच के दो सिंबल थे, एक ये स्विच हो गया ऐसे वाला सिंबल, इसको कहा जाता है ओपन स्विच। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ओपन स्विच का सिंबल है। एक स्विच का सिंबल और होता है, ये ब्रैकेट ऐसे लगा दो, ये भी आपका ओपन स्विच ही है, लेकिन दोनों स्विच का काम करते हैं, दोनों स्विच का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्लोज स्विच आता है, स्विच में ओपन स्विच हो गया, फिर क्लोज्ड कैसा आता है, तो क्लोज तुमको ऐसा दिखेगा, ये ऐसे और ये इस पर चिपका हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक, ऐसे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, इसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड स्विच। याद रखिएगा क्लोज स्विच कैसे लिखते हैं। और इसमें अगर क्लोज स्विच बनाना हो इस डिजाइन में तो कैसे बनाएंगे, इसके अंदर ऐसे गोला लगा देंगे, जैसे ही गोला बिंदी लगाओगे ये भी हो जाएगा क्या आपका क्लोज स्विच। तो ये क्लोज्ड स्विच को दर्शाने का तरीका हो गया। अब सिर्फ बल्ब और स्विच थोड़ी होते हैं, आपके साथ साथ इसमें क्या होते हैं, वायर होते हैं। तो अगर आपको वायर को दिखाना है तो वायर को दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका सिंगल लाइन से दिखा दो, स्ट्रेट लाइन वायर को बताता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन किसको बताएगा, वायर को। अच्छा, वायर के साथ साथ अगर हम ओवरलैपिंग वायर दिखाते हैं, मतलब एक वायर दूसरे वायर पे ओवरलैप कर गया, लैपिंग वायर अगर हम दिखा दें, जैसे एक तार दूसरे तार पर, जैसे देखो ये एक सेकंड देखो, जैसे ये माइक का तार है, समझना। अब हमने इस तार को इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर दिया, तो ओवरलैप के करने की वजह से ये कनेक्ट थोड़ी हुआ है, बस ओवरलैप हुआ है। तो ओवरलैपिंग को अगर दिखाना हो कि कैसे एक तार, एक सेकंड बच्चों, दूसरे तार पे ओवरलैप हुआ है, तो उसका तरीका से मान लो ये तार है, इसके ऊपर कोई दूसरी तार आई और ओवरलैप कर गई, तो हम ऐसे दिखा देंगे। ये होता है ओवरलैप का सिग्नेचर कि ये ऐसे ओवरलैप कर गया, ठीक है। फिफ्थ, अगर आपको क्या दिखाना है, वायर तो हो गया, रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, आगे पढ़ोगे क्या होता है रेसिस्टेंस। अभी के लिए बस इतना समझो कि जैसे बल्ब, स्विच, वायर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, सेम उसी तरीके से रेसिस्टेंस भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे टक 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 ऐसे दिखाया जाता है रेसिस्टेंस को, ठीक है। अच्छा, रेसिस्टेंस में आता है छठे नंबर पे आ जाओ आप लोग। छठे नंबर पे हम लोग लिख लेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल रेसिस्टेंस, है ना, वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, दो तरीका है, एक तो ऐसे टक 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 करके इसमें से तीर लगा दो, तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का हो गया। अगर ये नहीं दिखा सकते हो तो ऐसे कर दो, टक 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 टक, और ये तीर ऐसे लाके ऐसे कर दो। ये दोनों ही वेरिएबल रेसिस्टेंस को दिखाते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस का एक और नाम है रिहोस्टेट। क्या नाम है, रिहोस्टेट। सब आगे पढ़ोगे, चिंता मत करो, सब आगे आएगा। उसके बाद 7वें नंबर की अगर हम लोग बात कर लें, 7वें नंबर की, तो हम लोग है आमीटर। क्या होता है, एक और इक्विपमेंट बताओ, आमीटर। आमीटर को दिखाने का तरीका, सर गोल कर लो, गोल करके एक तरफ प्लस लगा लो, एक तरफ माइनस, और इसमें ए लिख दो। ये किसको दिखाएगा, आमीटर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा बच्चों, आमीटर को। उसके बाद आमीटर के बाद मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दूँ, चलो आ जाओ यहाँ बना देता हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको, पता नहीं कुछ कह नहीं सकते, चलो आ जाओ ये बना देते हैं 8वें नंबर पे, वोल्टेमीटर। ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे वोल्टेमीटर के बारे में ना। वोल्टेमीटर में भी सेम चीज होता है, ऐसे ऐसे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बस भी लगा देना होता है। 9th नंबर पे क्या आता है हमारे पास, गिल्वेनोमीटर। क्या आता है बच्चों, गिल्वेनोमीटर आता है। गिल्वेनोमीटर में भी क्या होता है, ऐसे
जी लिख दो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लगा दो। तो ये सब कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि आप इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। कौन कौन से बताओ? बल्ब हो गया, स्विच हो गया, स्विच में ओपन स्विच, क्लोज स्विच 2 प्रकार के, वायर हो गया, आमीटर हो गया, ओवरलैपिंग वायर हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया, उसके बाद वोल्टामीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। एक और लिख लो 9th 10th नंबर पे, क्रॉस्ड मतलब कनेक्टेड वायर की बात करते हैं। अगर हम लोग कनेक्टेड वायर दिखाना है मेरे को, ठीक है, अगर तुमको वायर कनेक्टेड दिखाना है तो ये हो गया तुम्हारा एक वायर, एक हो गया वायर, यहाँ पे वायर कनेक्ट हुआ तो उसको ऐसे दिखा दो, जहाँ पे भी कनेक्ट हुआ उसको ऐसे डॉट से घेर दो, तो वो क्या हो जाएगा? कनेक्टेड वायर को दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो पहले जरा आप इस सिंबल्स को उतारिए। जब इन सिंबल्स को उतारोगे तब हम लोग थोड़ा सर्किट डायग्राम के बारे में और आगे पढ़ेंगे। पहले इसको उतार लो, चलो फटाक से उतार लो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, सब दिख रहा है, ठीक। चलिए उतार लिए, आइए। तो सर जी ये थे कुछ सिंबल्स जो कि हम लोग सर्किट डायग्राम बनाने में यूज करेंगे, है ना। अच्छा बताओ सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सिंबल्स का प्रयोग करके जो आप क्या बनाते हैं, जो आप इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाते हैं, दैट डायग्राम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं समझाता हूं जरा। एग्जांपल के तौर पे देखो एकदम ध्यान से। क्या हुआ कि एक बंदा है, उसने कुछ बनाया। उसने क्या किया? सबसे पहले उसने एक बल्ब लिया, ठीक है ना। उसके बाद उसने एक फैन ले लिया, एक बल्ब लिया उसने, एक फैन ले लिया। बल्ब हो गया, फैन हो गया, फिर उसने एक टीवी ले लिया। समझना मेरी बात को एकदम आराम से समझना। एक टीवी ले लिया उसने और उसके साथ साथ सबका स्विच ले लिया उसने। यहाँ पे क्या किया? एक मेन यहाँ पे स्विच ले लिया। स्विच मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, टिक टॉक वाला, ऐसे टुक टुक करने वाला स्विच, ठीक है। और इन सब को वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। समझना मेरी बात को, सबको वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया और तार से कनेक्ट करके इसको बैटरी से, मान लो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझना मेरी बात को। ये हो गया। तो अब ये डायग्राम जो बनाया तुमने, ये डायग्राम तो है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट भी है बिकॉज क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ है, लेकिन ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसको क्या किया उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया एक स्पेशल तरीके से। कैसे? उन्होंने स्विच को दिखाया ऐसे, उन्होंने बल्ब को दिखाया ऐसे गोल कर दिया और उसमें टक टक ऐसे बना दिया, बल्ब हो गया उनका। फैन एक रेसिस्टेंस का काम करता है तो उसको रेसिस्टेंस दिखा दिया, उसका नाम R1 दे दिए। साथ साथ टीवी भी एक रेसिस्टेंस का काम करता है तो इसको R2 नाम दे दिया। अब देखो टीवी और बल्ब का कोई, फैन का कोई सिंबल नहीं होता है तो उसको ऐसे लिख दिया गया। उसके बाद फट से ले आए बैटरी का। अच्छा, मैंने बैटरी का सिंबल तुम लोग को नहीं बताया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। ये प्लस, ये माइनस। एक चीज देख लो, मैंने एक सिंबल नहीं बताया 11। अगर तुम्हें एक सेल का सिंबल दिखाना है, सेल कैसा होता है, तो एक लंबी डंडी फिर एक छोटी डंडी है, लंबे वाले की तरफ प्लस, छोटे वाले की तरफ माइनस। लेकिन अगर तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दिखाना है 12 नंबर, यानी आपको बैटरी दिखाना है, बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आप एक बड़ा डंडा, छोटा डंडा, फिर बड़ा डंडा, फिर छोटा डंडा, फिर बड़ा डंडा, फिर छोटा, ऐसे 2-4 ठो बना के ऐसे प्लस माइनस कर दो। लेकिन पहले बड़ा होना चाहिए, लास्ट में छोटा होना चाहिए। बड़े वाले पे प्लस और छोटे वाले पे माइनस। तो ये बैटरी का सिंबल हो गया। अब इसी चीज को अगर ऐसे रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट करो तो कोई बंदा समझेगा कि ये स्विच है, ये बल्ब है, यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसकी रेसिस्टेंस R1 है, और यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसकी रेसिस्टेंस R2 है, और ये मेरा पोटेंशियल का सोर्स यानी बैटरी है। तो इस तरीके से जो आपने रिप्रेजेंट किया, ये कहलाता है सर्किट डायग्राम। समझ गए ना बात को? एकदम कोई दिक्कत? तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट सर? इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है जिसमें करंट फ्लो करता है। इस सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिंबल से डिनोट करके एक डायग्राम के तौर पे लिखा जा सकता है। उस डायग्राम को कहा जाता है सर्किट डायग्राम। ठीक
ठीक है। इस डायग्राम से हमें हमारे सर्किट को समझने में बहुत आसानी होती है और हम प्रॉब्लम नहीं झेलते, हम चीज़ों को समझते हैं कि कैसा कैसा कनेक्शन करना है। आ रही है ना बात समझ में? तो बस इस चीज़ को उतार लेंगे, दिमाग में रख लेंगे जरा एक बार। चलिए, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, हमने तुम लोग को 3-4 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में बताया। जैसे अभी मैंने आपको बताया आमीटर के बारे में, है ना। अब फिर मैंने बताया वोल्टेमीटर के बारे में, फिर मैंने बोला था अभी गैल्वेनोमीटर। ये तीनों क्या है ना। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले आमीटर को समझो। तो सर जी आमीटर कैसा होता है? ये है ना, ऐसे करते हैं, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस, इसमें ए लिखे रहते हैं। इधर आमीटर का सिंबल। ये क्या करता है? तो सबसे पहला काम है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। एक सर्किट से कितना करंट पास करेगा, कितने अमाउंट का करंट पास करेगा, वो मेजर करता है हमारा आमीटर। 10 एम्पियर पास करेगा कि 50 एम्पियर पास करेगा कि 0 एम्पियर पास करेगा, इस चीज को मेजर करने वाला कौन होता है? आमीटर। ठीक। अच्छा, एक और बात, एक चीज और समझ लो। आमीटर is always connected in series। अब देखो इसको बस ऐसे याद कर लो, ये एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसा क्यों है? और सबसे बड़ी बात कि ये सीरीज में कनेक्ट करना क्या होता है, ये बातें मैं तुमको रेसिस्टेंस में समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो कि आमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं मैं समझाऊंगा। ठीक। दूसरा क्या है? नेक्स्ट है आमीटर हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। आमीटर को बहुत ही कम रेसिस्टेंस होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस, वेरी वेरी लो रेसिस्टेंस। अब इसका भी रीजन है क्यों आमीटर की रेसिस्टेंस कम होती है। तो पहले तो रेसिस्टेंस समझेंगे तब तो ये रीजन समझ में आएगा। तो ये 2 पॉइंट आप मेमोराइज करो, बाकी ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है? अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसकी रेसिस्टेंस बहुत कम होती है। इन सब का रीजन मैं दूंगा, उसकी चिंता मत करो, बहुत अंदर तक जाके हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ठीक है। ठीक है। अब आमीटर के बाद आता है बच्चों वोल्टेमीटर। इसको लिख लेना है ना, इसको उतार लेना। नोट्स तगड़ा बनाइए बच्चों, क्योंकि नोट्स ही आपको हेल्प करेगा आगे तक, है ना। और एक बुक अपना फाइनल कर लो, उस बुक को पढ़ो। मेरे हिसाब से पूछोगे तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा एस चंद पढ़ो, उससे बेटर बुक नहीं है। वोल्टेमीटर। किसकी बारी आ गई बच्चों? एस चंद और एनसीईआरटी, दैट वन इज एनफ। वोल्टेमीटर की बात करते हैं। क्या है वोल्टेमीटर? ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे यहाँ V लिख देते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ये क्या करता है? ये भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या करता है? इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 points, across 2 points in a इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस जो 2 पॉइंट्स होते हैं, उस 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम कौन करता है? वोल्टेमीटर करता है। इसके बारे में एक और बात याद रख लो, क्या कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा कैसा कनेक्ट होता है? पैरेलल। क्यों? मैं बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो। अगला, इट हैज वेरी हाई रेसिस्टेंस। इसकी रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? ये भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखो। और सबसे आखिरी है आपका गैल्वेनोमीटर। क्या होता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर। ये कैसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है भैया? इनकी क्या कहानी है, जरा ये भी देखें। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इट डिटेक्ट
डिटेक्ट द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट। इट डिटेक्ट द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट। ये अमाउंट और करंट के डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। इसको कैसे लिखते हैं? टक टक, यहाँ जी लगा दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। होता क्या है कि असल में ये ऐसा दिखता है, समझो जैसे तुम देखे होगे कभी कभी मोबाइल के दुकान पे ऐसे यहाँ जीरो लिखा होता है और इस पे ये सुई होती है। जैसे इसमें कुछ प्लग लगा के ये दो तार ऐसे कुछ कुछ कहीं कहीं कनेक्ट करते हैं दो ठो, तो पट से ये हिलता है सू। तो ये जो हिलता है बताता है कि अच्छा कितना करंट है, कितने एम्पियर करंट है कि नहीं है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं फ्लो कर रहा है, वो काम वो डिटेक्ट कितना है वो तो एमीटर बताएगा। 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर, उससे कोई मतलब नहीं, ये डिटेक्ट करता है, टेस्टर है। ओह ई वाला सर्किट में करंट है कि नहीं है, इस सर्किट में करंट है, ये गैल्वेनोमीटर बता देगा। यानी करंट को डिटेक्ट करने का काम गैल्वेनोमीटर करता है और कितने अमाउंट में करंट है ये पता लगाने का काम आमीटर करता है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें हैं आपके वोल्टामीटर और गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, चलिए इसको फटाक से उतार लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास सर जी इतना तो दिक्कत, इतनी जानकारी हो गई कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्या होता है सर्किट के सिंबल्स, क्या होते हैं सर्किट डायग्राम और क्या होता है आमीटर, वोल्टामीटर और गैल्वेनोमीटर। बोलो क्लैरिटी है? अब इतना ही कॉन्सेप्ट मुझे आज देना था, ठीक, और कुछ क्वेश्चंस बताने थे। तो पहले मैं क्वेश्चंस बताता हूं, देखते हैं, फिर अगर लगेगा कि वीडियो कुछ ज्यादा छोटा है तो ओम्स लॉ आज ही स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पहले क्वेश्चंस पे आ जाए। ठीक है, चलो 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। असाइनमेंट का 7वां नंबर क्वेश्चन समझना क्या है। कह रहा है अक्रॉस अ पॉइंट, तुम ऐसे समझो कि जैसे ये एक कंडक्टर है, समझना एकदम ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं। ये एक कंडक्टर हो गया, कह रहा है कि यहां, अच्छा बताओ, हम अगर इसको ऐसे देखें तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। तुम्हें दिख रहा है ना? एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है लेकिन बहुत लिटरली दिख रहा है। चलो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 पे पावर 12 इलेक्ट्रॉन, 10 पे पावर 12 इलेक्ट्रॉन प्रति मिली सेकेंड, समझना बात को, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, यानी इधर जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है 3 × 10 पे पावर 12 प्रोटॉन प्लस चार्ज राइट की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, हर मिली सेकेंड, प्रति मिली सेकेंड जा रहे हैं। ठीक है, अब बताना है कि फिर करंट कितना हुआ। तो समझो मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, प्रोटॉन इधर जा रहा है, समझना, इलेक्ट्रॉन इधर गया और प्रोटॉन इधर चला गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इधर की तरफ करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको I1 मान लो। लेट द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स I1 मान लेते हैं। ठीक है, और किस डायरेक्शन में? तो राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ मेरे बच्चा? राइट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अगर मैं प्रोटॉन के द्वारा मानूं तो लेट द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटॉन, ये कितना हो जाएगा? I2। ये किस डायरेक्शन में? ये भी राइट डायरेक्शन में। क्यों? अब समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। सर जी डिफाइंड है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, और प्रोटॉन में क्या डिफाइंड है कि जिस डायरेक्शन में प्लस चार्ज फ्लो करेगा करंट का डायरेक्शन वही होगा। तो प्रोटॉन इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इसके द्वारा इधर होगा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इसके द्वारा भी इधर होगा, दोनों राइट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब नेट करंट बता दो तो क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 लिखोगे, सिंपल सी बात है। अब बताओ I1 प्लस I2 कैसे लिखोगे मेरे भाई साहब? Q1 अपॉन 1 मिली सेकेंड प्लस क्या लिखोगे? Q2 अपॉन अगेन 1 मिली सेकेंड। तो इस मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई साहब बताओ? मिली सेकेंड है
तो किससे डिवाइड कर दोगे? 60 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? तो मिली सेकेंड को कैसे करेंगे मिली सेकेंड को? तो सर चार्ज जो है वो हो जाएगा 10 पे पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। और मिली सेकेंड का मतलब होता है 10 पे पावर -3 प्लस जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज कितना है? 3 इंटू 10 पे पावर 12 प्रोटोन, जो कि 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम के ही बराबर हो गया। और मिली सेकेंड माने 10 पे पावर -3। मेरे भाई साहब यहां हो गया 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, तो कॉमन ही निकाल लो। ये 12 और ये -3 मिलके हो गया 10 पे पावर 15। और यहां देखो अगर 1.6 को निकाले हो तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 10 पे पावर 15, तो अपने आप 10 पे पावर 15 भी निकल जाएगा। तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 इंटू 10 पे पावर 15 इंटू 4। तो भाई साहब यहाँ हो गया 4 1 जा 4, 16 चौका 64 ना जी, 6.4 इंटू 10 पे पावर कितना -4, जो कि 10.4 इंटू 6 पे पावर, तो इसका हो गया 6.4 बाई टाक 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 टाक, यानी 0.64 मिली एम्पियर। तो करंट कितना होगा? 0.64 मिली एम्पियर। किस डायरेक्शन में भाई साहब? राइट डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था बताओ? पहला चीज कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है और प्रोटॉन के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा, अगर प्रोटॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा। दोनों ही करंट का डायरेक्शन सेम है तो नेट करंट I1 प्लस I2 हो जाएगा और उसको निकालने का तरीका लिख दिया गया। मैंने आंसर में देखो लिखा है 0.6 एम्पियर हो गया बच्चों, उसको मिली एम्पियर कर लीजिएगा। सो एक बच्ची मुझे बना के भेजी थी और उसने पूछा भी था कि सर एम्पियर होगा कि मिली एम्पियर होगा, तो मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए बच्चों, एक उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन आई होप आप बना लोगे। देन आपका 9th नंबर भी आसान है। 10th नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा बच्चे इसको एक्स एक्सिस वगैरह देख के परेशान हो जा रहे हैं। 10th और 11th में जरा डील कर दूं, ठीक है। चलिए आज भी आपको असाइनमेंट मिलेगा, देखते हैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस अगर बन पाते हैं तो असाइनमेंट आपको आज भी देंगे। भाई आपके पर्सनल नंबर पे चला जाएगा। जिन्होंने नहीं भेजा है, जिन्होंने भैया असाइनमेंट अपना नहीं भेजा, अपना डिटेल नहीं भेजा है, उनको तो भाई मुश्किल है असाइनमेंट मिलना, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनता है। आपने मत देखा होगा कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस कलेक्ट होकर मिले हैं आपको आई से। आइए अभी और बहुत से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये तो DPP है, DPP है, ये तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। जो मेन असाइनमेंट होगा ना, जब चैप्टर खत्म हो जाएगी तो वो मिलेगा, उसको बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। आज ये बच्चों 10वें नंबर पे आते हैं। बोलता है 10 पे पावर 12 प्रोटॉन्स आर क्रॉसिंग द ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मेरे भाई साहब ये है एक्स एक्सिस और ये है ओरिजिन। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, कितने, सॉरी प्रोटॉन्स जा रहे हैं, प्रोटॉन्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे P प्लस करो। 10 पे पावर 12 प्रोटॉन्स जा रहे हैं इन 5 मिली सेकेंड। टाइम कितना लिया बच्चों? 5 मिली सेकेंड, यानी 5 इंटू 10 पे पावर -3 सेकेंड इन लोगों ने टाइम ले लिया। तो करंट बताना है, तो भाई साहब I इज इक्वल टू 10 पे पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 बाई 5 इंटू 10 पे पावर -3। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है भाई साहब। 1.6 इंटू 10 पे पावर -7 प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -4 बाई 5। इसको और अच्छे से करो, 1.6 इंटू 10 इंटू 10 पे पावर क्या कर दोगे बताओ? -4 है तो -5 कर दो इसको बाई 5, यहाँ 2 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पे पावर -5 एम्पियर, है ना। आई होप आंसर भी आपका ये होना चाहिए डबल करने पे। देखो देखो जरा आंसर देखो, या सही है, आंसर एकदम सही है आपका, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो 3.2 हो गया, बन गया क्वेश्चन 10वां नंबर। इसके बाद 11वां नंबर कहता है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एग्जिस्ट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। आ जाओ 11वां नंबर देखते हैं। एक 2 एम्पियर का करंट इधर की तरफ है, इधर की तरफ 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, I1 ले लीजिए। फिर कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस द ओरिजिन इन 1 सेकेंड। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिन को 1 सेकेंड में क्रॉस करेंगे? मेरे भाई साहब I दे रखा है 2 एम्पियर, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, चार्ज तुम्हारा कितना हो जाएगा? I इंटू टाइम यानी 2 कूलम। 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही पूछ रहे हैं ना,
हाँ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो 2 कूलम में सीधे इसका डबल कर दो, 12 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और किस डायरेक्शन में, तो करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका भी अगर आप आंसर मिलाएंगे 11 नंबर का, तो आंसर दिया हुआ है 1.25। बाबू आंसर गलत है 11 का, है ना, 1.25 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 11 नंबर का थोड़ा सा आंसर गलत है, ये सही आंसर आपका नहीं, हाँ इसको 19 कर देगा तो 1.25 आ जाएगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन आपका उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा एक क्वेश्चन है, अ वायर इज कैरिंग अ करंट, इज इट चार्ज्ड? मैंने एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्टर, व्हाई देयर इज नो करंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? याद करो, पहले दिन जब मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था तब मैंने एक्सप्लेन किया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू कीप कांस्टेंट करंट इनसाइड अ कंडक्टर? मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट करके। और आखिरी नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आप आसानी से बना लिए होंगे। तो आज का क्लास बच्चों यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, आज की क्लास की कहानी यहीं खत्म। आज का जो तुमने टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट के डिफरेंट सिंबल्स क्या होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि भैया जी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट सिंबल के बाद सर्किट डायग्राम क्या होता है। फिर हमने आमीटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा, वोल्टामीटर पढ़ा और इस असाइनमेंट की डाउट देखी। ठीक है, आज की जितनी चीज़ें थी आप नोट डाउन कर लो। मैं हो सकता है कि आपको कुछ देर में, मैंने 2-4 घंटे में, वीडियो आने के 2-4 घंटे बाद आपको आज के चीज़ों का एक रिटन असाइनमेंट मिल जाएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। होंगे ज़्यादा बेटर है, नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं। और कल से जो क्लासेस है बच्चों, बहुत तगड़ी क्लासेस है। ओम्स लॉ स्टार्ट हो रहा है, पूरी जान इलेक्ट्रिसिटी की पूरी जान, क्योंकि बिकॉज ओम्स लॉ के बाद कुछ बचता ही नहीं है। ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और फिर पावर और हीटिंग इफेक्ट, इसके बाद कुछ नहीं बचता है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो, तो दम नहीं है। ओम्स लॉ बहुत ध्यान से समझना, सारी दिक्कतें, सारी चीज़ें हम लोग उसको डील करते चलेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, बस मैसेज करिए, जैसे ही मैं फ्री हूँगा उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो और सबसे मज़ेदार बात, मज़े में रहो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।